लाइव। मैं डॉक्टर दीपक गंगवार, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, अनुज नर्सिंग होम, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं अभिमन्यु गंगवार जी, कार्यक्रम संयोजक पृथु वात्सायन, दीपक सक्सेना सर एवं फेसबुक लाइव वक्तव्य मंच के सभी सदस्यों को साधुवाद देता हूं कि उनके अथक प्रयासों के बाद इस स्वतंत्र प्लेटफॉर्म की उपलब्धता हम सभी को मिल सकी, जिससे हम सामाजिक हित के विषय में राजनीति से परे अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आज का विषय वर्तमान वैश्विक चुनौती में भविष्य चिकित्सकीय दृष्टिकोण के संदर्भ में मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस विषय में विचार करने से पहले हमें कुछ इतिहास के पन्नों में झांकना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि यदि व्यक्ति इतिहास से सबक नहीं लेता तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो पिछले लगभग 400 सालों से हमने ये महसूस किया है कि हर सदी के 20वें वर्ष में लगभग हर शताब्दी में मानव सभ्यता एक भयंकर महामारी का शिकार हुई है, जिसमें उसे अत्यधिक जनहानि का सामना करना पड़ा है। कई देशों का इतिहास एवं भूगोल परिवर्तित हो गया। वर्ष 1720 में प्लेग नामक बीमारी फैली थी, जिसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्शल कहा गया। मार्शल फ्रांस का एक शहर था, जिसके प्रकोप के चलते मात्र 2 सप्ताह के अंदर लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। उस समय पृथ्वी पर मानव जनसंख्या भी काफ़ी कम थी। इस हानि को उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा माना गया। इसके उपरांत यह बीमारी सिल्क रूट से होते हुए 1860 में चाइना एवं हांगकांग पहुंच गई। क्योंकि उस समय आवागमन के साधन सीमित थे, इस कारण बीमारी को फैलने में समय भी लगा। वहाँ इस बीमारी को मॉडर्न प्लेग कहा जाता है। सन 1889 में भारत भी इस बीमारी का शिकार हुआ। इसमें करोड़ों लोग भारत में मृत्यु के ग्रास बने, जिसमें मुंबई और कराची शहरों में अत्यधिक मृत्यु दर देखी गई। सन 1820 में लगभग 100 साल बाद कॉलरा या हैजा भारत, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ओमान इत्यादि देशों में संक्रमण के रूप में फैला। अत्यधिक जनहानि हुई, जिसमें गांव के गांव एवं शहर के लोग डायरिया से ग्रसित होकर मृत्यु के काल में समा गए। लगभग इसके 100 वर्ष बाद फिर सन 1920 में पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध से ज़्यादा की मृत्यु स्पेनिश फ्लू की वजह से हुई। इसके फैलने की वजह भी जो विश्व युद्ध से लौटे सैनिक थे, उन्होंने हर जगह अपनी अपनी जगह पर इस बीमारी को फैलाने में योगदान रहा और विभिन्न जगहों पे एक साथ ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैली। भारत में भी करोड़ों लोग इसका शिकार बने थे। इस प्रकार की आपदाएं हमेशा मानव जाति को परेशान करती रही हैं। इस सदी में भी सन 2019 के उत्तरार्ध में चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप प्रारंभ हो गया, जो 2020 आते आते अपने चरम स्तर पर पहुंच गया। आजकल जिसे हम कोविड-19 बीमारी के रूप में जानते हैं और इसमें अपना जीवन बिता रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु के बारे में कहा जाता है कि यह जीवित और मृत के बीच की संरचना है। इसमें
दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। कोविड-19 बीमारी सार्स कोरोना वायरस 2 से फैलती है, जो कि कोरोना फैमिली का ही एक वायरस होता है। इस फैमिली के अन्य वायरस भी पहले बीमारी फैला चुके हैं, जैसे कि 2002 में सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, 2012 में मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे मिडिल ईस्ट देशों में संक्रमण पाया गया, और अब सार्स कोरोना वायरस 2, जिससे होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। हम सभी जानते हैं यह अत्यंत तेज बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने की दिक्कत जैसे लक्षणों में हम लोगों के बीच में दिखाई पड़ता है। इसकी संक्रमण क्षमता अत्यंत ही घातक है। अत्यधिक तेजी से यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में प्रवेश करता है। अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसका कोई अन्य रिजर्वायर नहीं है। इससे संबंधित जानकारियाँ विभिन्न संचार माध्यमों से हमारे बीच में उपलब्ध हैं, अतः इस विषय में विस्तार से जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं अपनी तरफ से यह जरूर कहना चाहूँगा कि यह बीमारी लाइलाज है, अतः बचाव भी इसका उपाय है। विभिन्न विकसित देश जिनमें प्रचुर मात्रा में चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध हैं, वे भी इस बीमारी को रोक पाने में एवं नियंत्रित करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया कहूँगा कि उन्होंने समय पर कठोर निर्णय लेते हुए 24 मार्च से देश में लॉकडाउन लगाया, जिससे इस रोग के प्रसार को काफ़ी हद तक रोका जा सका एवं हम लोगों को इससे बचाव करने हेतु समय मिल गया। इसका प्रचार रोकने हेतु जिन संसाधनों की आवश्यकता थी उनको उपलब्ध कराने में एवं उनका निर्माण करने हेतु हम लोग तैयार हो सके। इस रोग को नियंत्रित करने हेतु विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि इसमें शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी एवं मानव जाति का उद्धार हो सकेगा। भविष्य की चुनौतियों के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, नकारात्मक एवं सकारात्मक। नकारात्मक पहलुओं से हम सभी परिचित हैं, जैसे कि लोगों के सामने जीवन बचाने का संकट, आर्थिक संकट एवं सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिनको दूर करने में अत्यधिक समय लग सकता है। कई विकास कार्य प्रभावित हुए हैं, कई लोगों के जीवन बचाने में हम लोग असमर्थ रहे हैं एवं कई प्रकार की भावनात्मक समस्याएं भी हम लोगों को झेलनी पड़ी हैं, जैसे कि हम अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार भी ठीक प्रकार से विधि विधान से कर पाने में असमर्थ रहे हैं। किंतु जहाँ तक भारतवर्ष का प्रश्न है, यह हमारा सौभाग्य है कि इस रोग से होने वाली मृत्यु दर अन्य देशों की अपेक्षा अत्यंत कम है। इसके कई सकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे पृथ्वी से प्रदूषण का एकदम कम हो जाना, प्रकृति खिलखिला उठी, अन्य जीव जंतुओं को भी प्रसन्नता मिली होगी, कई विलुप्त होती प्रजातियों को नया जीवन मिला है, देश की नदियों का जल प्रदूषण अत्यंत कम हुआ है, पानी पीने योग्य एवं उसमें रहने वाले जीव जंतुओं का काफ़ी विकास हुआ है। इस बीमारी के चलते मानवीय मूल्यों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लोगों की जीवन शैली में एवं जीवन मूल्यों में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। लोगों के बीच में जीवन मूल्यों के रूप में सही सोच, सही समझ एवं जीवन के प्रति सच्चा दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। आत्म अनुशासन भी बन रहा है। भविष्य के मानव को
ये समझना होगा, भविष्य के लिए मानव को ये समझना होगा कि हम प्रकृति के एकमात्र अंग नहीं हैं, एकमात्र अंग हैं, ना कि पूरी प्रकृति। हमारे अलावा भी प्रकृति में वस्तुएं एवं जीवन है जो स्वयं हमारे अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। विविधता जीवन का एक अंग है। हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहना चाहिए एवं कार्य करना चाहिए, अन्यथा परिणाम बुरे होंगे। भविष्य के लिए हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर इस रोग से बचाव हेतु दवा एवं यंत्र खोजने में लगे हैं, जिसमें शीघ्र सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह बीमारी एक अवसर भी लेकर आई है, जिसमें नई खोजों को एक आकार मिलेगा। नई तकनीक से हम सब लोग परिचित होंगे, जो आगे चलकर मानवता की भलाई में उपयोग में लाई जा सकेगी। जब तक कि किसी वैक्सीन या दवा का निर्माण नहीं हो पाता है, तब तक हम सभी को स्वयं आत्म संयम से अनुशासन एवं सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हथियारों का उपयोग करके ही इस बीमारी का मुकाबला करना है। कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस अनलॉक के समय में हमें सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, इस समय, इस अनलॉक के समय में सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय कई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, जिनको स्वयं नहीं पता है कि वे कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, कोरोना 19 बीमारी से ग्रसित हैं, वो लोग हमारे संपर्क में आ सकते हैं जाने अनजाने। अतः बचाव जो है वो इस समय सावधानी के साथ बचाव करना, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, जिससे हम अपने परिवार का एवं अपने समाज का बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें स्वयं का बचाव करना है, जिससे हम अपने परिवार का बचाव कर सकेंगे, और जब हमारा परिवार बचेगा तो हम समाज का बचाव करेंगे। इस रोग से एवं इस रोग को फैलने की कड़ी को हम तोड़ सकेंगे, रोक सकेंगे। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि इस कार्य में सर्वप्रथम आप स्वयं अपना योगदान देंगे, अपने को शिक्षित करेंगे, संचालित करेंगे एवं अन्य सभी मित्रवर्ग और समाज के लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहेंगे। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति का प्रयास इस बीमारी को प्रसारित होने से रोकने में कार्य करेगा। आज सौभाग्य का दिन है, आज गुरु पूर्णिमा दिवस भी है। हमारे समाज में इस दिवस की अत्यंत महत्वता है। आज के दिवस पर सर्वप्रथम मैं अपनी प्रथम गुरु अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ, एवं मेरे द्वितीय गुरु मेरे पिता, जिन्होंने समाज में किस प्रकार हमको व्यवहार करना है, हमें अपने आप को संस्कारित रहते हुए आगे बढ़ना है, इसकी शिक्षा दी। इसके अतिरिक्त मेरे जीवन में मेरे सभी शिक्षक, जिन्होंने मुझे भौतिक जगत में उन्नति का रास्ता दिखाया, मैं नमन करता हूँ। आज के अवसर पर मैं संत कबीर का एक कथन कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि गुरु और शिष्य के बीच में, अगर उनके घर के बीच में अगर एक दीवार का भी फासला है, तो शिष्य को प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 सप्ताह के लिए गुरु के घर में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, जिससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह उसकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं
अपने आध्यात्मिक गुरु श्री दाजी महाराज, श्री रामचंद्र मिशन के इस समय के हमारे पथ प्रदर्शक को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे आध्यात्मिक उन्नति दी, मेरा मार्ग प्रशस्त किया आध्यात्मिकता की ओर। मैं आप सभी लोगों को भी गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूँ एवं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।